मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हिंदी अध्यापक आज आपको कक्षा 9th पुस्तिका कृतिका की बुक मेरे संग की औरतें का पाठ रिवाइज कराऊंगा। एक पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो देखते हैं। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। लेखक है मृदुला गर्ग। इसमें जो लेखिका हैं वह अपने बचपन से लेकर और जवानी तक के सभी क्रियाकलापों को बताती है, और ये साथ में ये बताती है कि उनकी जीवन प्रारंभ से लेकर और जीवन की जवानी तक क्या क्या हुआ है। तो देखते हैं। लिखा है, मृदुला गर्ग लिखती हैं, मेरी एक नानी थी, जाहिर है मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना नहीं जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दनाशी औरत थी। पर्दानाशी मतलब पर्दा करने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब भी लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर भी किया है। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मोहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराया मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुँह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा सब वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए बर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों की फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरों के तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। देखिए, यहाँ पर जो मृदुला गर्ग हैं, उन्होंने अपनी नानी के बारे में काफ़ी जान रखा था, काफ़ी सुन रखा था। तो उन्होंने अपनी नानी की कहानी सुनाई कि वह भी एक क्रांतिकारी थी। ध्यान देना, क्रांतिकारी या देशभक्त का होने का परिभाषा देश के लिए लड़ना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, परंतु अगर आप ऐसे मजबूर हैं कि आप देश की लड़ाई में भागीदारी नहीं ले सकते, तो कम से कम ऐसे काम ना कीजिए जिससे हमारे देश का नुकसान हो। यहाँ यह कार्य यह नानी के लिए भी किया गया है, मृदुला गर्ग के लिए, नानी के लिए, कि मृदुला गर्ग अपनी नानी की कहानी इसलिए सुना रही हैं क्योंकि उनके पति अंग्रेज़ों के साथ नौकरी करते थे, परंतु जब उनकी मृत्यु आई तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करना ही उचित समझा, और इसके लिए उन्होंने अपने पति के दोस्त को भी बुलवाया और सारी परंपराएं तोड़कर उससे कहा कि मेरी बेटी के शादी के लिए दूल्हा आप तय करेंगे, जो अ, दूल्हा हो वह क्रांतिकारी टाइप का हो। तो यह भी एक देशभक्ति की भावना है। आगे लिखा है, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों में चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, कमर चकना खा जाती थी। रात रात भर जाग कर वे पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठाने पड़े। वे
कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और टीके छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। मतलब इनकी जो माँ थी वह, उनकी शादी क्रांतिकारी व्यक्ति से के साथ हुई, और क्रांतिकारी व्यक्ति के अलावा इनकी माँ जो थी, मतलब देखिए हमारे देश में जब क्रांति की भावना चल रही थी तो लोग खादी पहनना पसंद करते थे, तो वो भी खादी की साड़ी पहनती थी। अब यहाँ एक बात आई हुई है कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और टीके छीके पर टांग दी, मतलब दुबली पतली होगी। आगे लिखा है, क्यों नहीं, कि उसकी दो वजह थी। पहली कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे ढंग रंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसी उसके साहिबी ससुर का ही था। एक आन बान शान एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा हो सकती है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी भी रोमांचक उपकथाएं थीं, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। अब देखो यहाँ जो लेखिका है वो अपनी माँ के बारे में बता रही है। अभी तो उन्होंने नानी के बारे में बताया, पति के बारे में बताया कि उनके पति भी क्रांतिकारी थे। अब आते हैं वो नानी के बारे में कि जो उनकी नानी थी, लिखा है, सॉरी, हाँ, दूसरे मतलब आप अपनी माँ के बारे में बताइए कि उनकी माँ की जो अपनी शख्सियत थी उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवाएँ राय ज़रूर माँगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। देखिए यहाँ एक मुहावरा है। दादी, लेखिका की दादी मृगला गर्ग की जो दादी थी, वह उनकी माँ को लेकर एक बात कहती थी कि हम हाथी पर हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। मतलब हाथी कभी बल हल नहीं जोतता, और माँ जो है हाथी की, मतलब हाथी के शरीर के समान नहीं परंतु कार्य करने में हाथी के समान है कि जो हल नहीं जोत पाएंगे यानी कार्य नहीं कर पाएंगे। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर में सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से भी उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि हम जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी आरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, या वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी और उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह कोई काम की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू की किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहिबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। पहले के कारण उन्होंने घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि मृदुला गर्ग की जो माँ है वह इतनी अच्छी थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए उन्हें सम्मान मिला, और एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति से नहीं कहती थी, इस कारण उनके दोस्ती भी मिली। आगे देखते हैं, दोस्ती भी मिली।
दोस्त बे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में किसी को चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए हर व्यक्ति को अपना निश्चित बनाए रखने की छूट है। इसी निश्चित बनाए रखने का छूट का फ़ायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वज में माँ और नानी की तरह होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। देखो अब यहाँ पर नानी का जिक्र आ गया, माँ का जिक्र आ गया, अब यहाँ पर उनकी दादी का जिक्र आता है। दादी के बारे में सुनिए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रहती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा की फजल से उनके पास कभी दो से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज के अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई और मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतों का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान अपने बीच पोशीदा रखने की वजह सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए। देखिए कितनी अच्छी बात है। जो लेखिका की माँ दादी हैं, वह दादी अन्य ऊंचे विचारों की हैं। लेखिका की दादी भगवान से विनती करती थी कि लेखिका की माँ के यहाँ पहली संतान उनका लड़की हो, और यह जो विनती उन्होंने की इसको सभी को इससे अवगत भी कराया कि मैंने ये विनती की। तो देखिए एक औरत का पुत्री मांगना खास तौर से इस भारत देश में बहुत ही असंभव कार्य है। 100 में से कुछ एक ही लोग होंगे जो बेटियों, देखिए बेटी हो जाना एक अलग बात है, लेकिन पहले से बेटी मांग लेना अलग बात है। दुनिया चाहती है कि पहले उनके यहाँ लड़का हो फिर लड़की हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियां होती हैं तो उन्हें पाला नहीं जाता, लेकिन ये सोच है हमारे समाज की। लेकिन अगर ऐसी सोच में कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो पहले ही लड़की मांगे तो वो मेरे ख्याल से सम्माननीय है, प्रशंसा की योग्य है। यहाँ जो दादी हैं वह इसी किस्म की हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने मेरी दादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतों का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब बजाय ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्या दान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी भी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नुकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार इधर वह तार खींचती तो तन्ने से तथास्तु बजता। मतलब यहाँ एक कहा जाता है कि जो दादी थी उनकी दादी का भगवान से सीधा रिलेशन था, और वह जो भगवान से मांगती थी वह पूरा होता था। तो यहाँ भी वह बात पूरी हुई। उन्होंने पोतू मांगी। लिखा है मेरी दादी की पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी, गोद में खेलेगी तो पोतू पर माँ की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान भी नहीं रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जस्तु सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। मतलब लड़की मतलब लेखिका की माँ के यहाँ 5 लड़कियां फिर पैदा हुई एक के बाद एक। आगे लिखा हुआ है भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। देखिए अब यहाँ पर एक चोर की कहानी है जो दादी के साथ हुई थी, जिससे दादी के व्यक्तित्व का पता चलेगा हम लोगों को। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के सब तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को कोई खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को उसने अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्रफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट खुल गई। मतलब
कहते हैं कि बुढ़ापे की नींद में मतलब तुरंत आँख खुल जाती है। दादी माँ जहाँ सो रही थी वहीं चोर घुस गया। दादी माँ ने उसकी आहट सुनकर उनकी आँख खुल गई। तो माँ जी ने पूछा कौन? माँ जी ने जी एक सेकेंड। तो हाँ देखिए, मैं आपको सुना रहा था कि जो चोर है वह दादी कमरे में घुस गया। दादी ने उसकी आहट सुन ली तो दादी ने उससे पूछा कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। तो चोर ने उत्तर दिया जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। माँ ने क्या कहा फिर? पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब माँ जी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांध के रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़ने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान उठा, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट धर से कट कि चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुँहे से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं, सुनकर सोच। चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। अब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं थी उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमांच रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी कि गुड़िया से वहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे वृद्धर्स कामरोज उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी शौक था। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़ मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त वृद्धस कामरोज ने मुझे देने में क्या तुक थी, पर मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी पड़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठ गुलाब, उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा ही होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई।
नानी, माँ और परदादी दादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका का अवतार मंजुल भगत हुआ। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं है, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पे थी घर दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखक का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पौगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास से कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से भी लोग पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी, बाहर का नाम है चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला तो चाहिए। खैर, उसके बाद चौथी और 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनों के लेखन से बची रहीं अचला और राजीव, फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का यह आलम था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को जो खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे बताओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमारे तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शायद शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद को। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत
वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी। तो उसी से मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़की से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लेखन का रोक लगा दिया। एक बात एक बात हम में एक सी रही। घरबार को परंपरागत तरीके से हमने भला ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमी नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़ों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे की प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए भी वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश करते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाई कि वहाँ स्कूल आगे 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया सकता कि भाई अगले 100 वर्षों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग विख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा सब उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन
ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा कि हमने कहा था, स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर वापस आई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल तो बंद था, मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसी रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते हुए सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है, कुछ और है। तो यह बहुत ही बेहतरीन पाठ था जो ये समाप्त हुआ। चलिए, नमस्कार।